हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राम बजाज। आज हम अपने चैप्टर 3 को कवर करेंगे जो डील करता है रिवर्स चार्ज में। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले इट इज रिक्वेस्टेड टू यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस पे बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। ये डील करता है रिवर्स चार्ज से बेसिस पे। रिवर्स चार्जेज अपने आप में बहुत टेंशन वाली बात है। मतलब कैन यू बिलीव कि मतलब मेरे पास जो क्वेरी आती है उसमें से 10 से 15% सिर्फ रिवर्स चार्ज पे बेस्ड होती है। और रिवर्स चार्ज में भी जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हम इस सेक्शन में ज्यादातर उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होती है। इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। वो पार्ट कैसे हैं कि पहला है कि सेक्शन 9, 3 और 4 जो रिवर्स चार्ज का मेन चार्जिंग सेक्शन है वो क्या बोलता है। सेकंड, इसमें दो तरह के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एक आया हुआ है रिवर्स चार्ज के लिए जो है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। ये डील करता है कि रिवर्स चार्ज कब लगेगा, कौन सी सर्विस पे लगेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन सीटीआर की 12/2017। वो कहाँ पे डील करता है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम करेंगे 13/3 पे जो पहले वैल्यू और पैलेस ऑफ सप्लाई से डील करता है। आरसीएम में उसका क्या एप्लीकेशन है। और सबसे लास्ट में कुछ डबल ए आर रूलिंग की ये अंडरस्टूड करने के लिए कि डिपार्टमेंट क्या सोचता है। होता क्या है सर कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता टैक्स में। पेन डिपार्टमेंट के आदमी का चलता है तो वो क्या सोचता है सेम इज मोर रेलिवेंट। हम उसको चैलेंज एक्ट से ही कर सकते हैं या नोटिफिकेशन से। तो आरसीएम में कुछ रूलिंग आई हुई है, हम उनकी भी डिस्कस करेंगे, वो सबसे लास्ट में करेंगे ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, ताकि आरसीएम में जो चीजें हम डिस्कस करें वो आपस में इंटर रिलेट हो सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 वो क्या बोलता है। 9(3) बोलता है द गवर्नमेंट may on the recommendation of the council by notification specifically categorize of goods and service or both the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the goods or service or both, and the provision of act shall apply to such recipient as he in the person liable for paying tax in relation to supply of such goods or service or both। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज होती है फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्जेस क्या होती है कि जैसे मैंने माल खरीदा तो जो सेलर है सप्लायर है वो मेरे को बिल दिया माल प्लस जीएसटी, मैंने उसको पेड कर दिया, वहां पे मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब जिसने माल बेचा है वो आईटीसी लेगा, आउटपुट एडजस्ट करेगा, आउटपुट के साथ आईटीसी एडजस्ट करेगा और सरकार को पैसे देगा। इन दैट केस जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द पेइंग टैक्स वो होती है सप्लायर को। इसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जेस, जो हमेशा होता है। आरसीएम इसके ठीक विपरीत है। आरसीएम में क्या हुआ, जो रिसिपेंट है ही इज लाइबल टू पे टैक्स। मतलब मैंने माल खरीदा, मैंने पेमेंट किया एंड आई विल लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये आरसीएम हो गया जो 9(3) बोलता है। 9(3) में देखो ये क्या बोलता है, आप अगर देखोगे दिस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई टू सच रिसिपेंट। यहाँ सप्लायर वर्ड नहीं है इसलिए ये आरसीएम हो गया। नेक्स्ट 9(4). 9(4) पहले था उसको चेंज कर दिया सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। चेंज करके क्या किया, the government may on the recommendation of the council by the notification specify a class of registered person who sell in respect of supply of specified category of goods or service or both received from an unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis on the recipient of such supply or goods or both. All the provision of the act shall apply to the such recipient if he is person liable to pay tax in relation to such supply of goods or service or both। हुआ क्या, 9(4) जो ओरिजिनल था ना ऊपर वाला, ये बोलता था कि अगर कोई भी सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया टैक्स देना पड़ेगा। अब एज ए सप्लायर मैं क्या करूंगा, मैं इन लोगों से परचेज ही नहीं करूंगा। कौन नीति रामायण पाले आरसीएम की,
तो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया तब उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सीजीएसटी एक्ट आया, तुरंत गवर्नमेंट को नोटिस ध्यान में आ गया कि ये तो इनसे ब्लंडर हो गया। छोटे व्यापारी भी विरोध करने लग गए कि बोले सब हम तो मर जाएंगे ऐसे। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को क्या किया, एक लंबे समय तक होल्ड करके रखा कि भैया ये अभी अप्लाई नहीं है, ये अभी अप्लाई नहीं है, ये अभी अप्लाई नहीं है। फाइनली 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें उन्होंने इस सेक्शन को ही हटा दिया, हटा के नया सेक्शन डाल दिया। और जो 94 नया वाला है वो डील करता है मेनली बिल्डर से, कि बिल्डर अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदे तो उसके साथ क्या होगा और उसको आरसीएम कैसे पेड करना होगा। सिंस कि हम अभी जीएसटी में डिस्कशन कर रहे हैं जनरल बेसिस पे, मैं कोई कोचिंग क्लास तो चला नहीं रहा कि मैं हर चीज बताऊं, तो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ही चर्चा करेंगे। तो ये 94 मतलब मोर और लेस नहीं के बराबर अप्लाई है। यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है वो मेनली अप्लाई है जो सीमेंट सेल करता है। अब सीमेंट आप एक चीज समझो प्रैक्टिकल बेसिस पे कि सीमेंट हमेशा डीलर ही सेल करता है और डीलर हमेशा रजिस्टर्ड होता है क्योंकि 28% उस पर टैक्स लगता है। तो इन प्रैक्टिकल 94 आज भी अप्लाई नहीं है। तो हम इस वजह से 94 पे चर्चा कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिलीवेंट है ही नहीं प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो मेरे पास कुछ एक क्वेरी आई थी, वो ये बोली, उनमें उन लोगों ने ये पूछा कि भैया 5,000 से ऊपर की सप्लाई है तो अब क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 94 पुराना वाला हटा दिया तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना, कोई आरसीएम नहीं देना। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं चर्चा ज्यादातर ज्यादातर क्या मेनली सिर्फ ट्रांसपोर्टर के केस में करूंगा। ट्रांसपोर्टर इन द सेंस जीटीए, जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिक्कतें होती है। उसके अलावा भी ये बहुत जगह डील करता है, बट मतलब इतने रेलिवेंट नहीं है। आप समझो मुश्किल से 5% है, तो 5% के लिए हम अपना वक्त खराब नहीं करेंगे। वो चीज अगर आपको किसी को क्वेरी हो तो मेरे को स्पेसिफिकली पूछ सकता है, आई विल रिवर्ट ऑन यू दैट। ठीक है। तो सबसे पहला आया नोटिफिकेशन 13/2017 आरसीएम। 13/2017 डील करता है सर्विसेज को, कि कौन सी सर्विस पे आरसीएम लगेगा। 4/2017 ये डील करता है गुड्स पे। गुड्स बहुत कम गुड्स है जिन पे आरसीएम लगता है, और जिन पे लगता है वो प्रैक्टिकली मतलब कोई काम ही नहीं करता उसमें, जैसे काजू, कच्चे काजू। ठीक है। उसके बाद ये हो गया दो तीन चीजें और हो गई, ये तेंदू पत्ता वगैरह। तो आप मान के चलो कि प्रैक्टिकली लोग नहीं करते काम, तो इसलिए हम इसमें इतनी देर से नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम अपना जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, लाइन ऑफ डिस्कशन है, वो आज हम ये रखेंगे 13/2017। ठीक है। तो देखिए कितने नोटिफिकेशन आ गए हैं आरसीएम को लेके एज ऑन डेट। मैंने ब्रीफली बनाई है एक चार्ट, मे बी मेरे से एक आध कुछ छूट गया हो, बहुत मैंने ध्यान रखा है फिर भी, क्योंकि जीएसटी में आपको भी पता है नोटिफिकेशन और सर्कुलर कैसे कितने आते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है जो आए हुए हैं, ये गुड्स और सर्विस बोथ से रिलेटेड है। ये देखिए इतना नोटिफिकेशन लास्ट आया 29/2019 आरसीएम का। अब हम आते हैं अपने मेन नोटिफिकेशन पे, जो 13/2017 डील करता है, ये वाला 13/2017, ये कि आरसीएम किस किस पे लगेगा। इसमें मैंने सिर्फ जीटीए उठाया है। जो इसमें सीरियल नंबर 1, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये सर्विसेज पे जीटीए अगर इनको देता है, जो रिसिपेंट और सर्विस लिखा हुआ है, तो आरसीएम पे जाएगा ये। तो कौन कौन सी सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ये देखिए ये वर्ड, इसमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि जीटीए, जीटीए कौन है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, मतलब आरसीएम जीटीए पे अगर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करता है तो ही अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब समझो कि एक बंदा जो जीटीए है ही नहीं,
तो क्या होगा? तो भैया कुछ भी नहीं होगा, कोई आरसीएम अप्लाई नहीं है, जो फॉरवर्ड चार्जेस के रूल है वही चलेंगे। ठीक है, तो कब कब होगा? टू ए रोड बाई सप्लाई ऑफ गुड्स बाई रोड टू, किसको देगा? ए फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री को दे रहा है तो आरसीएम अप्लाई होगा, करेक्ट। सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और एनी अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सोसाइटी है, राज्य सरकार का कोई सोसाइटी लॉ है, उससे रजिस्टर्ड है तो भी होगी। जैसे स्कूल है, स्कूल ज्यादातर सोसाइटियों में होता है राजस्थान बेल्ट में, तो वहां पे भी आरसीएम अप्लाई होगा। ठीक है। थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये अपने गुजरात महाराष्ट्र में जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वहां पे भी अप्लाई है। डी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी आईजीएसटी यूजीएसटी एक्ट, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बंदा, उस पे तो अप्लाई होगा ही होगा। ये है क्लोज डी। नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी होगी एक तरह से, नीचे डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप फर्म, एफ, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया, इसमें अमेंडमेंट आया था। फिर सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई जीटीए इनको सर्विस देता है तो जीटीए का, जीटीए में क्या होगा? सप्लायर ऑफ सर्विस। सप्लायर ऑफ सर्विस होगा जीटीए हु इज नॉट पेड सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6% इंसर्टेड बाय 12/2027। 17 हुआ क्या, पहले उन्होंने वर्ड लिया था जीटीए सिर्फ, फिर उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन निकाला, उसमें जीटीए को उन्होंने अलाउ किया कि भैया तुम फॉरवर्ड चार्जेस में भी दे सकते हो। तो जब ये नोटिफिकेशन आया उसके साथ में उन्होंने इसमें एक नया वर्ड इंसर्ट कर दिया, सब्जेक्ट टू कर दिया। मतलब ये कि कोई भी जीटीए अगर वो 12% के सर्विस की बकेट में है तो वो फिर आरसीएम में अप्लाई नहीं होगा, कवर नहीं होगा, वो जीटीए पे डिपेंड है। अगर वो 12% पे नहीं है, 12 मतलब 6+ है, 6 जीएसटी भी तो होगा। ठीक है, अगर वो इसमें नहीं है तभी उस पर अप्लाई होगा। रिसिपेंट कौन है? यही रिसिपेंट जो हमने यहाँ पे लिए थे, कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में जो लिए थे रिसिपेंट, वही सारे हो गए। ठीक है, तो इन पे आरसीएम अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट आते हैं अपने नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीटीआर। यहाँ दो वर्ड आते हैं दो नोटिफिकेशन में, एक सीटीआर, एक नॉर्मल सिटी। नॉर्मल सिटी हो गया नॉर्मल नोटिफिकेशन, सीटीआर का मतलब हो गया सेंट्रल टैक्स रेट। रेट एग्जम्पशन इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन अलग है। आप सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे नोटिफिकेशन में दो है, एक सेंट्रल टैक्स, एक सेंट्रल टैक्स रेट। ये रेट वाले नोटिफिकेशन है, क्योंकि ये रेट से रिलेटेड करता है, एग्जम्पशन से रिलेटेड करता है, तो वो रेट में आएगा सारा। रेट में सीरियल नंबर 21, सीरियल नंबर 21 डील करता है जीटीए से। तो 12/2017 हमें क्या बताता है कि एग्जम्पशन क्या क्या है, ये एग्जम्पशन से डील करता है। तो जीटीए के केस में कहां कहां एग्जेम्प्टेड है, आप एक चीज समझिए, आप 12/2017 को लिंक करोगे आरसीएम के साथ, कि जहां एग्जम्पशन है वहां आरसीएम नहीं लगेगा, जहां एग्जम्पशन नहीं है वहां लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जम्पशन किसको देता है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय द जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कैरेज। ठीक है, पहला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है उसके नीचे डेफिनेशन दी हुई है, हम उसमें जाएंगे तब डिटेल से बात करेंगे। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन द सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500 रुपए। मतलब एक ट्रक में अगर 1500 रुपए तक का माल जा रहा है तो वो एग्जेप्टेड है। अब एक चीज समझिए, 80 रुपए तेल के भाव है, तो 80 रुपए तेल के भाव में अगर कोई ट्रांसपोर्टर 1500 रुपए का माल लेके जा रहा है, वो क्या लेके जाएगा? मतलब क्या रदा क्या नाएगा क्या निचोड़ेगा वाली बात है। तो ये मतलब कंडीशन भी इररिलेवेंट है आज के हिसाब से। सी, goods where consideration charge for the transportation of such goods or single consignee does not exceed rupees 750। 750 रुपए से अगर आपका नीचे की बिल्टी है तब आप पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन है, यहाँ एग्जेप्ट हो गया तो आरसीएम में ऑटो एग्जेप्ट हो गया। डी, मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेड इंक्लूडिंग फ्लोर पल्स राइस, मतलब दाल वगैरह ये सब चीजें, दूध दाल नमक, इन सबको एग्जेम्प्टेड है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं।
ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर्स है, रिलीफ मटेरियल है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट है। तो इसमें अपने जो काम की चीजें हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, वो एक तो डी है और एक ए है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या ये पल्स वगैरह, इन पे एग्जम्पशन है, बाकी सब पे लगेगा। फिर एक और है, सीरियल नंबर 22 है, उसमें एक एग्जम्पशन अच्छी दी गई है, ये काम ध्यान देने लायक है। सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक जीटीए अगर दूसरे जीटीए को सर्विस देता है कि भैया मेरे पास ऑर्डर ज्यादा है, तू मेरे को अपना ट्रक दे दे एक बार हायर पे, मैं माल छोड़ के आ जाता हूँ, तो वो चीज पे जीएसटी एग्जेम्पशन है। अगर एग्जेम्पशन है तो आगे कुछ चीज का सवाल ही नहीं उठता। तो ये आपके एक दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया, जिसमें मेरे से ये पूछा गया कि अगर एक जीटीए दूसरे जीटीए को सर्विस देता है तो उस पर क्या रहेगा। तो भैया वो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्प्ट है, सीरियल नंबर 22 में, उस पर कोई जीटीए जीएसटी लगेगा ही नहीं। जीएसटी नहीं लगेगा तो बाकी मैटर अपने आप क्लोज। फिर एक उन्होंने और दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये 9(4) से रिलेटेड है, इतना कोई रिलेवेंट नहीं है, 21A। अब आप आते हैं अपने इनकी डेफिनेशन पे। इनकी डेफिनेशन जो ये नोटिफिकेशन आया था 12/2017, इसी में ही नीचे दी हुई है, मैंने कोई मन से नहीं बनाई है, ना कोई एक्ट रूल से उठाई है, इसी में ही दी हुई है। इसमें ये बताया गया है कि जो जो वर्ड यूज दिए हैं इनका क्या क्या मतलब है। पहला, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये अपन बाद में देखेंगे। पहला देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस any produce out of cultivation of plant or rearing of all life forms in the animal except rearing of horse, food, fiber, fuel, raw material, other similar product of which either no further processing is done or processing is done is usually done by a cultivator or producer which is not alter its essential character but make it marketable primary market। इसका अगर सिंपल मतलब दे तो भैया जमीन से जो भी चीजें उगाते हैं ना, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अगर उसमें साफ सफाई छाना है तो भी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। मतलब मैंने उगाई बाजरी, बाजरी मेरी जमीन से निकलती है ना, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। और अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो बाजरी अगर मैं ट्रक में कहीं भेज रहा हूँ तो भैया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अब इसमें अगर सेकेंडरी स्टेज वाला होगा तो उस पर लगेगा। मतलब आप समझो कि मैंने सरसों उगाई, सरसों से मेरा काम है तेल निकालना, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तेल हो सकता है आपका एग्जेम्प्टेड हो, बट आप पे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप पे आरसीएम अप्लाई होगा। ठीक है। इसको आप कोई भी चीज में यूज कर सकते हो अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एपीएमसी, ये तो अपनी मंडी हो गई। जीटीए, ये अच्छी डेफिनेशन है। जीटीए का क्या मतलब है? जीटीए का मतलब है मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड रोड एंड इश्यू, देखो, इन कंसाइनमेंट नोट। मतलब जो बंदा बिल्टी देगा ना वही जीटीए होगा। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, उसमें किसी ने मेरे से ये पूछा कि भैया एक बंदा है, वो जयपुर से जोधपुर के बीच में माल ले जाता है डेली। सुबह जाता है, जयपुर से जोधपुर पहुंचा देता है, जोधपुर से जयपुर, 10 पार्टियां हैं, फिक्स है, सब कुछ उसका फिक्स है, और वो बिल्टी नहीं देता, तो उस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब आप देखो कि इसने कहा, क्या कहा है कि इश्यू कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट मतलब हो गया जनरल लैंग्वेज में बिल्टी। एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है इलाहाबाद का, आई हैव नॉट रिमेम्बर कि नाम क्या है उसका, उसमें भी यही बोला गया था कि कंसाइनमेंट नोट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर वो कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा है तो वो जीटीए में नहीं आएगा। अगर वो जीटीए में नहीं आया तो ना तो उस पे ऑब्वियसली आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आरसीएम में पहली एप्लीकेशन है कि भैया वो जीटीए होना चाहिए। तो जब कोई बंदा जीटीए ही नहीं है तो आरसीएम किस बात का? ठीक है। तो आपका एक क्वेरी और का आंसर मैंने दे दिया है कि भैया अगर कोई बिना कंसाइनमेंट नोट बिल्टी के माल बेचता है तो क्या करना है, उस पे लगेगा नहीं लगेगा। नेक्स्ट 13(3), 13(3) डील करती है कि हमें सप्लाई में कब हम टैक्स के लिए लाइबल है, तो ये जीटीए पे भी अप्लाई है। ठीक है। 13(3) क्या बोलता है? 13(3) 12 है वो है गुड्स पे, 13 है सर्विसेज पे, 13(3) स्पेसिफिकली आरसीएम पे। ये क्या बोलती है? बोलता है सेक्शन
in the case of supply in respect of tax paid or liable to be paid on reverse charge basis, मतलब 94 और 93, the time of supply shall be earlier of the following date. आपको कब liable है, when you are liable to pay tax on the RCM. पहला A, date of payment is entered in the books of accounts of the recipient or date in which the payment is debited. पैसा कब दिया तब. Second, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any document whatever called. मतलब अगर आपके पास GTA का बिल आ गया, 60 डेज आपके पास टाइम है, 61 डे 60 डेज के लास्ट दिन है, उस दिन आपका लाइबल हो जाओगे आप. तो आप ऐसा नहीं कि आपके पास GTA का बिल आया, आपने उसको 3 महीना पेमेंट नहीं दिया तो भैया मैं तो RCM के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ. बोले नहीं, आपके पास 60 डेज का टाइम है. अगर आपने 60 डेज से पहले उसको दे दिया पैसा तब, अदरवाइज 60 डेज के 61वें दिन आप लाइबल हो जाओगे. ये दो प्रोविजन है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है. ठीक है, तो अब हमने कुछ चीजें समझ ली है. GTA क्या होता है पहला, दूसरा GTA कब एग्जम्पशन में आता है, तीसरा GTA पे RCM कब लगता है, और जो सबसे बड़ी चीज है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो क्या होता है. नेक्स्ट अपने आप आते हैं कुछ केस लो पे, इससे आपकी कुछ एक क्लियरिटी और बहुत अच्छी हो जाएगी कि व्हाट डिपार्टमेंट थिंक इन दैट केस. सबसे एक कॉमन क्वेश्चन आता है. कॉमन क्वेश्चन क्या है कि भैया मेरी सर्विस एग्जेम्प्टेड है तो मैंने GST का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. अब मैं अगर माल बेचता हूं और GTA को पेमेंट करता हूं तो मेरे पे RCM लगेगा कि नहीं लगेगा. RCM में देखो एक चीज आप स्पेसिफिकली देखो, RCM का जो एक्ट है ना, अपने ऊपर चलते हैं, ये देखिए यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है 93 में. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्ट पूरा अप्लाई है 93 पे के लिए. ठीक है, अब देखो ये कैसे अप्लाई है. यहाँ नीचे ये रहा, एक डिसीजन आया था संजय कुमार जैन 1920 राजस्थान AAR का था. इस केस में क्या हुआ कि एक बंदा खल में डील करता था, खल की ट्रेडिंग करता था, खल एग्जम्प्टेड है. अब वो GTA को RCM में भी पेमेंट देता था, तो उसने रूलिंग चाहिए कि भैया इस पे मैं लाइबल हूं कि नहीं. तो डिपार्टमेंट ने मतलब AAR वालों ने क्या कहा, उसको रूलिंग दी कि इट वाज हेल्ड दैट ऑयल केक इज नॉट कवर्ड इन 12-17. मतलब डिपार्टमेंट सिर्फ एक चीज देखा है कि 12-17 में आपकी सर्विस कवर है कि नहीं. अगर आपकी वो कवर नहीं है तो आप 93 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. मतलब अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हो तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा. RCM आप पे अप्लाई है, एज ए रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आपको टैक्स लायबिलिटी देनी है. तो आपकी एक और क्वेरी का रिजोल्यूशन हो गया कि भैया एग्जेम्प्टेड पे भी RCM लगेगा GTA में. कब नहीं लगेगा, जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से डील करता है. ठीक है, डील करता है मतलब जब माल आया है, मतलब जैसे मेरा कोई मिल है, ठीक है, मैंने माल मंगाया सरसों, तो सरसों मेरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस वक्त नहीं लगेगा. अब मैं अगर माल बेच रहा हूं कि दूसरा मैं माल बेच रहा हूं ये अपना तेल, तो तेल एग्जेम्प्ट है बट वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो RCM लगेगा. तो ये डिपार्टमेंट का फैसला था संजय कुमार जैन के केस में. आप इसको पढ़ सकते हो, गूगल पे ढूंढोगे मिल जाएगा, बहुत अच्छा फैसला है. नेक्स्ट है माइंड विजन का. माइंड विजन इसने दो क्वेश्चन किए थे, एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किया था, एक ये किया था GTA पे. ये क्या थी कि डायग्नोसिस लैब थी, लैब एग्जेम्प्टेड है, उस पे GST लगता ही नहीं है, तो इसने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया हुआ था. तो ये जानना चाहता था कि भैया मेरे पे GTA को अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मेरे पे लगता है क्या RCM. तो फैसला क्या आया कि इट वाज हेल्ड दैट सीरियल नंबर 74 ऑफ द 12/2017 स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस सर्विस आर एग्जेम्प्टेड, सो दीज आर एग्जेम्प्ट फॉर द RCM. मतलब 74 ये बोलता था कि भैया ये क्या बोलते हैं उसको, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हाँ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आता है या नहीं. तो ये माइंड विजन डायग्नोसिस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आता था, तो 74 इसको
डिसअप्लाई कर दिया तो फिर इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब देखो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ने ये देखा है कि 12-17 क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोने का पब्लिकेशन का। इनका क्या था कि ये बुक्स में डील करते थे, बुक्स बनाते थे। तो बुक्स में क्या होता है कि टैक्स नहीं लगता, तो ये एग्जेप्टेड थे। फिर इन्होंने भी वही सवाल किया कि भैया हम पे आरसीएम लगेगा क्या जीटीए में। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, इट वाज हेल्ड दैट द एप्लीकेंट इज लायबल फॉर द आरसीएम ऑन द जीटीए सर्विसेज सेम इज नॉट कवर्ड इन 12/2017। मतलब देखो फिर 12/2017, मतलब डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पकड़ रहा है कि आप पे 12/17 में आप अगर स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन हो तब आपको आरसीएम नहीं अप्लाई होगा, अदरवाइज आरसीएम इज फुल्ली अप्लाई ऑन यू। तो ये देखो तीनों डिसीजन है, तीनों एक ही लाइन पे जा रहे हैं। अब देखो एक और डिसीजन आया था ज्वाइंट प्लांटेशन का 2018 में, ये एसएससी के फेवर में था। इस केस में क्या था कि ये बंदे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी इनकम थी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एग्जेम्प्टेड है और वो उसकी 20 लाख से कम थी। तो उसने भी यही सवाल किया कि भैया मेरी जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड, तो मेरे पे आरसीएम लगेगा क्या जीटीए के केस में। तब डबल आर ने हेल्ड किया था कि भैया नहीं नहीं, ये सबसे पहला मतलब पहले डिसीजनों में से था। इन्होंने बोला कि भैया आपका सिंस 23-24 में आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं हो, तो भैया आप पे आरसीएम नहीं लगेगा। ये एसएससी के फेवर में आया था। तो एक डिसीजन एसएससी के फेवर में, 3 डिसीजन मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंट के फेवर में। इन माय पर्सनल ओपिनियन यू कैन बी डिसएग्री फ्रॉम दैट। डिपार्टमेंट सही बोल रहा है कि 12/17 में अगर एग्जेम्प्टेड है तब नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। जितना मैंने जीएसटी पढ़ा है, डिपार्टमेंट को जाना है, डबल एआर डिसीजंस वगैरह समझे हैं, सेम इज अप्लीकेबल। तो आप अपने क्लाइंट को सजेशन दीजिए कि भैया रजिस्ट्रेशन ले और डिपार्टमेंट को चुकाओ। क्योंकि अगर आपने नहीं चुकाया ना तो मतलब डिपार्टमेंट के साथ वो कहावत है कि सोने से गड़ाई महंगी पड़ जाएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, 18% ब्याज, 122, 73, 74, ये सब पेनल्टी आप नहीं चुका पाओगे। छोटा बिजनेसमैन नहीं चुका पाएगा। मुकेश अंबानी चुका सकता है, बट आप मुकेश अंबानी नहीं हो, आपका क्लाइंट मुकेश अंबानी नहीं है, वो नहीं चुका पाएगा। तो आप उसको ये सजेशन दो कि भैया चुकाए और टेंशन फ्री रहे। ठीक है, तो मैंने आज ये टॉपिक कवर किया आरसीएम। आई होप कि यू विल लाइक इट। तो ये हमारा चैप्टर 3 था। नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे वैल्यू और टाइम ऑफ सप्लाई, वो करके हम सीधा 16 में चले जाएंगे। तो हमारा इनिशियली एक तरह से बेसिक्स पूरे हो जाएंगे फॉर द जीएसटी। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई, ये वीडियो भी पसंद आया। अगर आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो। मैंने मोबाइल नंबर वहां पे दे रखे हैं यूट्यूब पे। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड यूट्यूब लिंक टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।